विज्ञान और धर्म, अक्सर ऐसा लगता है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया हैं। हाँ, दो ऐसे रास्ते जो कभी नहीं मिलते। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं, उनकी जिंदगी इन दोनों दुनियाओं को एक साथ जीती थी। हम बात कर रहे हैं माइकल फैराडे की। माइकल फैराडे, एक तरफ वो इंसान जिसने बिजली और चुंबक के रिश्ते को दुनिया के सामने खोला, जिसकी वजह से आज हमारे घरों में बिजली है, मोटरें चलती हैं और कह सकते हैं कि पूरी मॉडर्न दुनिया कायम है। और दूसरी तरफ वो एक ऐसे कट्टर धार्मिक समुदाय के सदस्य थे जिसकी वजह से उन्हें एक बार रानी के साथ डिनर पे जाने के लिए चर्च से ही निकाल दिया गया था। ये बात सच में हैरान करती है। हाँ, और मुझे जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो यही है कि फैराडे इन दो पहचानों को एक साथ कैसे जीते थे। और यही सवाल आज हमारी इस गहरी पड़ताल का केंद्र है। हमारे पास फैराडे की निजी डायरी के कुछ हिस्से हैं, उनके लिखे शोध पत्र हैं और कुछ लेख हैं जो उनकी शख्सियत पर रोशनी डालते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्होंने क्या खोजा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है ये समझना कि वो सोचते कैसे थे। एक ऐसा इंसान जो औपचारिक रूप से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जो गणित में लगभग 0 था, वो प्रकृति के इतने गहरे राज कैसे जान पाया? इसका जवाब शायद उनके काम करने के तरीके में छिपा है। बिल्कुल, उनके काम करने के तरीके और उनकी जिंदगी के फलसफे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 1820 के दशक से। फैराडे रॉयल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं और उनकी डायरी देखने से पता चलता है कि वो एक धुन में लगे हुए हैं। हाँ, लगातार प्रयोग, लगातार नोट्स। उस समय वो तेल, गैस और क्लोरीन जैसी चीजों पर काम कर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में एक बड़ा सवाल घूम रहा था। वो सवाल था कि अगर बिजली से चुंबक बन सकता है, जैसा कि हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने दिखाया था, तो क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? क्या चुंबक से बिजली बनाई जा सकती है? हाँ, ये सवाल उस दौर के कई वैज्ञानिकों को परेशान करा था, लेकिन कोई जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। और फैराडे ने इस सवाल पर लगभग 10 साल काम किया है। 10 साल बिना किसी नतीजे के। ये उनकी लगन को दिखाता है। बहुत ज्यादा। और फिर वो दिन आया, 29 अगस्त 1831। उनकी डायरी में इस दिन की एंट्री बहुत मशहूर है ना? हाँ, बहुत। उन्होंने एक लोहे की नरम रिंग ली और उस पर तांबे के तार के 2 अलग अलग गुच्छे लपेटे, जो एक दूसरे को छू नहीं रहे थे। हाँ, ये बहुत जरूरी था। एक तार के गुच्छे को उन्होंने एक बैटरी से जोड़ा और दूसरे को एक गैल्वेनोमीटर से, जो बिजली की हल्की सी भी हरकत को पकड़ सकता था। बिल्कुल। सेटअप बहुत साधारण था, लेकिन जो नतीजा निकला वो असाधारण था। क्या हुआ था? जैसे ही उन्होंने बैटरी वाला सर्किट जोड़ा तो गैल्वेनोमीटर की सुई एक पल के लिए हिली। सिर्फ एक पल के लिए? हाँ, और फिर वापस अपनी जगह पर आ गई। और जब उन्होंने सर्किट तोड़ा तो सुई फिर से हिली, लेकिन इस बार उल्टी दिशा में। अच्छा, बिजली सिर्फ तब पैदा हो रही थी जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई बदलाव आ रहा था। सही पकड़ा। यानी सर्किट के जुड़ने या टूटने के बस एक पल में। ये एक क्षणिक असर था। जब तक करंट लगातार बहता रहा तब तक कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। तो क्या उन्हें उसी पल समझ आ गया था कि ये कितनी बड़ी खोज है? उनकी डायरी इस बारे में क्या बताती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उनकी डायरी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोई यूरेका मोमेंट था। वो खुशी से उछल नहीं पड़े? नहीं, वो स्वभाव से बहुत ही व्यवस्थित थे। मेथोडोलॉजिकल। उन्हें एक नतीजा मिला और उन्होंने अगले कई हफ्तों तक बस उसी प्रयोग को अलग अलग तरीकों से दोहराया। उस एक चिंगारी से ज्यादा उसकी पीछे के क्यों को समझने में लगे थे। बिल्कुल। उन्होंने बस लिखा, मैंने चुंबकत्व को बिजली में बदल दिया है, बस इतना ही। और फिर उन्होंने इस क्षणिक असर को एक लगातार चलने वाली धारा में बदलने की सोची होगी। हाँ, करीब 2 महीने बाद 28 अक्टूबर को उन्होंने रॉयल सोसाइटी के एक बहुत बड़े घोड़े की नाल जैसे चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच एक तांबे की डिस्क को घुमाया और उन्होंने देखा कि डिस्क से लगातार बिजली का करंट बह रहा था। ये तो दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर था। हाँ, पहला डायनमो, एक ऐसी मशीन जो मूवमेंट यानी गति को सीधे बिजली में बदल रही थी। यहीं से हमारी आज की बिजली की दुनिया का जन्म हुआ। बिल्कुल। उस एक अवलोकन से शुरू करके उसे तब तक दोहराते रहना जब तक कि आप उसके मूल सिद्धांत को न पकड़ ले, यही फैराडे का तरीका था। वो सिर्फ ये नहीं जानना चाहते थे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि कैसे और क्यों हुआ। सही कहा। और मुझे लगता है उनके इसी तरीके ने उन्हें एक और बड़ी खोज की तरफ धकेला। यहाँ बात थोड़ी केमिस्ट्री की तरफ जाती है, लेकिन ये उनके सोचने के ढंग को बहुत अच्छे से दिखाती है। हाँ, आप इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन की बात कर रही हैं। हाँ, वो ये समझना चाहते थे कि बिजली तरल पदार्थों पर सॉल्यूशंस पर कैसे असर डालती है।
उस समय ये तो पता था कि अगर आप पानी जैसे किसी घोल में बिजली दौड़ाते हैं तो वो अपने हिस्सों में टूटने लगता है। लेकिन ये प्रक्रिया काम कैसे करती है, इसके नियम क्या हैं, ये किसी को नहीं पता था। सब कुछ अंदाजे पर आधारित था। और फैराडे को अंदाजों से नफरत थी। उन्होंने कहा भी था, मेरा तरीका बड़ा सीधा है, मैं एक एक तथ्य को कसकर पकड़ता हूं और उसी के सहारे आगे का रास्ता टटोलता हूं। हाँ, तो उन्होंने इस प्रक्रिया को समझने के लिए पहले उसे नाम दिए। नाम दिए? हाँ, उन्होंने आयंस, इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड जैसे शब्द गढ़े जो आज केमिस्ट्री की भाषा का हिस्सा है। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उस प्रक्रिया को समझने का एक ढांचा था। बिल्कुल। और नाम देने के बाद उन्होंने उसे मापना शुरू किया और यही उनकी असली प्रतिभा सामने आई। उन्होंने क्या साबित किया? उन्होंने हजारों प्रयोगों से ये साबित किया कि इस प्रक्रिया में कुछ भी मनमाना नहीं है। मतलब बिजली की एक निश्चित मात्रा हमेशा पदार्थ की एक निश्चित मात्रा को ही विघटित करती है। हमेशा? हमेशा। ये एक अटूट नियम था। इसे आज हम फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम कहते हैं। ये तो कमाल है। मतलब उन्होंने केमिस्ट्री की एक पूरी शाखा को सिर्फ अटकलों से निकालकर ठोस गणितीय नियमों पर खड़ा कर दिया। हाँ, और ये उनके दिमाग के बारे में बहुत कुछ बताता है। वो तथ्यों और सबूतों को लेकर कितने जुनूनी थे। वो एक सच्चे प्रयोगकर्ता थे। उनका मानना था कि प्रकृति झूठ नहीं बोलती। अगर आप उससे सही सवाल पूछें यानी सही प्रयोग करें तो वो आपको सही जवाब देगी। उनका काम सिद्धांतों को हवा में बनाना नहीं था, बल्कि सबूतों की नींव पर खड़ा करना था। और यही तरीका उन्हें उनकी सबसे बड़ी और सबसे क्रांतिकारी सोच की ओर ले गया। और वो थी लाइन्स ऑफ फोर्स। हाँ, बल रेखाएं। ये वो चीज है जो फैराडे को उनके समय के दूसरे वैज्ञानिकों से बिल्कुल अलग करती है। मुझे लगता है ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये चीजें हमें दिखती नहीं है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए हमें उस समय की सोच को समझना होगा। उस दौर में न्यूटन का दबदबा था और माना जाता था कि चीजें एक दूसरे पर दूरी से क्रिया करती हैं। एक्शन एट अ डिस्टेंस। मतलब सूरज धरती को बिना किसी माध्यम के खाली जगह से ही खींचता है। हाँ, या चुंबक लोहे को बिना छुए ही खींच लेता है। ये बल कैसे काम करते हैं, ये एक रहस्य था। लेकिन फैराडे को ये बात कभी जमी नहीं। उनके लिए ये विचार एक जादू जैसा था। उन्हें लगता था कि बल ऐसे ही खाली जगह में कूद नहीं सकते। सही बात है। अगर चुंबक लोहे को खींच रहा है तो उनके बीच की जगह में जरूर कुछ हो रहा है। और उसी कुछ को उन्होंने बल रेखाएं कहा। हाँ, और ये उनके लिए सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सच में मानते थे कि ये बल रेखाएं असली हैं, एक भौतिक वास्तविकता। जैसे जब हम लोहे का बुरादा किसी चुंबक के पास फैलाते हैं तो वो एक पैटर्न में सज जाता है। हाँ, वो पैटर्न मैंने देखा है। वही फैराडे के लिए उन अदृश्य रेखाओं का सबूत था। उन्होंने कल्पना की कि पूरा ब्रह्मांड इन रेखाओं के एक जाल से भरा हुआ है। और ये रेखाएं ही सारे बल, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण हो, बिजली हो या चुंबकत्व, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। बिल्कुल। ये सोचना ही कितना अजीब है कि जिस इंसान ने हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की नींव रखी, वो दरअसल गणित में लगभग जीरो था। हाँ। तो सवाल उठता है कि बिना गणित के कोई इतनी गहरी सच्चाई कैसे देख सकता था? शायद इसका जवाब उनकी इसी कल्पना में छुपा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, क्योंकि फैराडे गणित की भाषा में नहीं, तस्वीरों की भाषा में सोचते थे। तस्वीरों की भाषा में। हाँ, वो अपने दिमाग में इन बल रेखाओं को देख सकते थे, उन्हें मुड़ते हुए, खिंचते हुए, एक दूसरे को धकेलते हुए। जे थॉमसन, जिन्होंने बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज की, उन्होंने कहा था कि फैराडे ने इन रेखाओं को माध्यम के कणों की एक कांपती हुई श्रृंखला के रूप में देखा। ये सोच तो बहुत ही क्रांतिकारी थी। इतनी क्रांतिकारी कि उस समय के ज्यादातर वैज्ञानिक इसे मजाक समझते थे। लेकिन एक इंसान ने इसे गंभीरता से लिया। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। हाँ, उन्होंने फैराडे के इस तस्वीरी विचार को, मतलब विजुअल आइडिया को, गणित की भाषा में बदला और अपने 4 मशहूर समीकरण दिए, जिन्होंने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि बिजली, चुंबकत्व और प्रकाश असल में एक ही चीज के अलग अलग रूप है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हाँ, फैराडे ने जो कल्पना की थी, मैक्सवेल ने उसे गणित से सच साबित कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि फैराडे ने हमें अदृश्य को देखने का एक नया तरीका दिया था, बल्कि उनकी निजी जिंदगी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था। सही कहा, क्योंकि लैब के बाहर का फैराडे भी उतना ही दिलचस्प था, खासकर जब बात उनके विश्वासों की आती है। वो सैंडमेनियन चर्च के सदस्य थे। मैंने समुदाय के बारे में पहले कभी नहीं सुना। ये किस तरह का समूह था? ये ईसाई धर्म का एक बहुत ही छोटा और कट्टरपंथी संप्रदाय था।
वो बाइबल की हर बात को अक्षरशः मानते थे और बहुत ही सादा जीवन जीने पर जोर देते थे। और उनके नियम बहुत सख्त हैं ना? बहुत सख्त। समुदाय के भीतर पूरी एकता होनी चाहिए और अगर कोई सदस्य नियमों को तोड़ता था तो उसे बाहर निकाल दिया जाता था, चाहे वो कोई भी हो। फैराडे सिर्फ सदस्य नहीं थे, वो 2 बार एल्डर भी बने। हाँ, जो एक पादरी जैसी भूमिका होती है। और यहीं पर वो मशहूर किस्सा आता है जो मुझे बहुत हैरान करता है। साल था 1844। हाँ, फैराडे अपनी शोहरत की बुलंदियों पर थे। उन्हें रानी विक्टोरिया ने विंडसर कैसल में डिनर पर बुलाया, जो कि कोई मामूली बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये उस समय का सबसे बड़ा सम्मान था। लेकिन वो डिनर रविवार को था और उसी दिन उनके चर्च की साप्ताहिक सभा भी होती थी, जिसमें हर सदस्य का शामिल होना अनिवार्य था। तो फैराडे एक दुविधा में पड़ गए। वो रानी के निमंत्रण को ठुकरा नहीं सकते थे, तो वो डिनर पर चले गए और चर्च की सभा छोड़ दी। और नतीजा ये हुआ कि चर्च ने उन्हें बाहर निकाल दिया। एक मिनट, मतलब वो रानी के साथ डिनर पर थे और चर्च ने उन्हें बाहर निकाल दिया? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इससे पता चलता है कि उनके लिए ईश्वर के नियम इंसानों के नियमों से, चाहे वो रानी ही क्यों न हो, कहीं ज्यादा ऊपर थे। फैराडे जैसे महान वैज्ञानिक को भी कोई रियायत नहीं मिली। कोई रियायत नहीं। उन्हें कुछ हफ्तों के लिए चर्च से निकाल दिया गया। बाद में जब उन्होंने अपनी गलती मानी और पछतावा किया, तभी उन्हें वापस लिया गया। ये घटना दिखाती है कि फैराडे अपने विश्वास को लेकर कितने समर्पित थे। बहुत ज्यादा। तो क्या उनका ये गहरा विश्वास उनके वैज्ञानिक काम पर असर डालता था? क्या वो अपने प्रयोगों में ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करते थे? ये एक पेचीदा सवाल है। अगर आप उनके वैज्ञानिक लेख पढ़ें तो उनमें आपको ईश्वर, बाइबल या धर्म का कोई जिक्र नहीं मिलेगा। वो इन दोनों को सख्ती से अलग रखते थे। बिल्कुल, लेकिन उनका विश्वास उनके विज्ञान को एक दार्शनिक ढांचा जरूर देता था। जैसे सैंडेमेनियंस मानते थे कि बाइबल को सीधे पढ़ना चाहिए, किसी पादरी की व्याख्या के बिना। अच्छा। वैसे ही फैराडे मानते थे कि प्रकृति की किताब को भी सीधे प्रयोगों के माध्यम से पढ़ना चाहिए, किसी पुराने सिद्धांत के चश्मे के बिना। ये बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। उनके लिए दोनों ही ईश्वर की बनाई दुनिया को समझने के तरीके थे और दोनों में पूरी ईमानदारी और विनम्रता की जरूरत थी। एक ही इंसान जो एक तरफ प्रकृति के नियमों की खोज में इतना तर्कसंगत है और दूसरी तरफ विश्वास के मामले में इतना समर्पित। और उनकी शख्सियत का एक और पहलू था, वो एक कमाल के शिक्षक भी थे। हाँ, शानदार शिक्षक, शायद विज्ञान के इतिहास के सबसे बेहतरीन संचारकों में से एक। उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूशन में क्रिसमस लेक्चर्स की परंपरा को अमर कर दिया। ये लेक्चर खास तौर पर बच्चों और नौजवानों के लिए होते थे। मैंने उनके एक लेक्चर के बारे में पढ़ा है, एक मोमबत्ती का रासायनिक इतिहास, द केमिकल हिस्ट्री ऑफ अ कैंडल। कहा जाता है कि ये आज भी विज्ञान को समझाने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। कैसे? जरा सोचिए, वो एक साधारण मोमबत्ती को लेकर खड़े होते हैं और उसी के जरिए विज्ञान के बड़े बड़े सिद्धांत समझा देते हैं। वो बच्चों से पूछते, ये ठोस मोम जलती हुई बाती की नोक तक कैसे पहुंचता है? और फिर वो केशिका क्रिया यानी कैपिलरी एक्शन को समझाते होंगे। हाँ, एक तौलिए और पानी के गिलास के सरल से प्रयोग से। और वो सिर्फ यही नहीं रुकते थे, वो दिखाते थे कि मोमबत्ती का जलना यानी दहन और हमारा सांस लेना यानी श्वसन असल में एक ही प्रक्रिया है। हाँ, वो एक बहुत ही नाटकीय प्रयोग करते थे। वो चूने के पानी, लाइम वाटर में पहले एक नली से मोमबत्ती का धुआं डालते, जिससे वो दूधिया हो जाता। फिर वो उसी चूने के पानी में अपनी सांस छोड़ते और वो फिर से दूधिया हो जाता। और फिर वो बच्चों को बताते, देखो, जो गैस मोमबत्ती के जलने से निकली वही गैस तुम्हारी सांसों में भी है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस एक प्रयोग से उन्होंने बच्चों को केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ऊर्जा के संरक्षण के नियम सब कुछ एक साथ सिखा दिया। वो विज्ञान को एक कहानी की तरह सुनाते थे, जिसे कोई भी समझ सकता था। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ रखते हैं, वो जुनूनी प्रयोगकर्ता, वो कल्पनाशील विचारक, वो गहरा आस्थावान इंसान और वो लाजवाब शिक्षक, तो माइकल फैराडे की कैसी तस्वीर उभरती है? एक ऐसे इंसान की तस्वीर जो विनम्रता और जिज्ञासा से भरा हुआ था। उन्होंने हमें सिर्फ बिजली और चुंबकत्व के नियम ही नहीं दिए, बल्कि विज्ञान करने का एक तरीका भी सिखाया। एक ऐसा तरीका जो कहता है कि प्रकृति के सामने हमेशा एक छात्र बनकर रहो, अपने विचारों से ज्यादा सबूतों पर भरोसा करो
और सबसे बड़ी खोजें अक्सर सबसे सरल सवालों से ही शुरू होती हैं। फैराडे का काम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिन अदृश्य शक्तियों से दुनिया चलती है, जैसे उनकी बल रेखाएं, वो शायद उन ठोस चीजों से ज्यादा मौलिक हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। ये एक बहुत गहरा विचार है ना। हाँ, उनका पूरा जीवन इसी अदृश्य की खोज में लगा रहा, चाहे वो लैब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो या चर्च में उनकी आस्था। उन्होंने हमें दिखाया कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से ओझल है, लेकिन उसका असर हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा होता है। और शायद यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को खत्म कर सकते हैं। फैराडे ने अपने समय की अदृश्य शक्तियों को उजागर किया। बिल्कुल। आज के दौर में वो कौन सी अदृश्य ताकतें हैं, सिस्टम या नेटवर्क हैं जो हमारी दुनिया को उन तरीकों से चला रहे हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं?